जय हिंद मित्रों। जैसे कि हम लोग यूपीएससी के ऑप्शनल सब्जेक्ट को वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य को लेके चल रहे हैं और उसमें भी हमारा प्रश्न पत्र फर्स्ट का जो खंड खा पार्ट है यानी हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में जो सिलेबस है पाठ्यक्रम में आपके प्रासंगिकता, महत्व और इतिहास हिंदी लेखन की जो परंपरा है उनके बारे में अब तक बात हो चुकी है। करीबन 3 या 4 मैक्सिमम हो चुके हैं। हाँ, 4 वीडियो हो गए हैं जिसमें आपको लगभग टॉपिक के जो फर्स्ट जितने भी थे यानी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित थे कि कुछ बिंदुवार आपको पढ़ना था, क्या-क्या चीजें यानी हिंदी साहित्य का महत्व क्या होता है, उसकी प्रासंगिकता क्या है, इतिहास लेखन परंपरा क्या है, औपचारिक लेखन, अनौपचारिक लेखन को कैटेगराइज करना था। प्लस किस-किस ने किस प्रकार का लेखन किया, लेखन में आगे वृद्धि कैसे हुई, हिंदी साहित्य का दर्शन, साहित्य ऐतिहासिक जो दर्शन शास्त्र रहा है, उस दर्शन को हमें पढ़ना था। साथ ही साथ काल विभाजन प्लस नामकरण, किन लोगों ने काल किस प्रकार विभाजित किया, नाम को नामकरण पद्धति के अनुसार कैसे वो किया, इन सारे मुद्दों को हमने करीबन 4 पार्ट में इसके समेट लिए हैं। अब उससे जो क्वेरी होगी तो आप लोग उससे पूछते रहेंगे तो वो बराबर हम लोगों का चलता रहेगा डिस्कशन का। अब इसके सेकेंड पार्ट पे आते हैं, जब आपका सिलेबस जो मूव करता है आगे की तरफ, यानी जब सिलेबस में आपके ये पूछा जाता है हिंदी साहित्य का आदिकाल, यानी इसके जस्ट बाद आपको देखना है कि आपका आता है सिलेबस में हिंदी साहित्य का आदिकाल। और आपको यहाँ से समझना है कि आदिकाल जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आपके देखा जाए मेंशन किया गया है तो आपको पढ़ना जो है फर्स्ट पेपर में, उस फर्स्ट पेपर में भी आपको लेके चलना है आदिकाल के तहत 3 चीजें। आदिकाल के तहत आपको क्या चीजें लेके चलनी है? 3 चीजें। 3 चीजों में आपको देखना है क्या क्या चीजें आपको लेके चलनी है। एक तो आपको लेके चलना है उसमें, एक तो आपको सिद्ध साहित्य पढ़ना है ना। आदिकाल में भी आपको देखना है, यहाँ से पिन चेंज कर दें। हाँ, आदिकाल में भी आपको 3 चीजें लेके चलनी है। उन 3 चीजों में भी आपको देखना है क्या क्या। सिद्ध साहित्य है, सिद्ध साहित्य के साथ आपको देखना है सिद्ध साहित्य है ना, यहाँ पे आपको लेके चलना है। एक आपको पढ़ना है सिद्ध साहित्य, है ना। पहला है सिद्ध साहित्य के बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। प्लस नाथ साहित्य के बारे में देखा जाए तो नाथ साहित्य के बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना, जो कि आपके यूपीएससी के सिलेबस में मेंशन है। बाकी तो और थोड़ा डिटेलिंग है, वो पीसीएस वाले में आप देखेंगे तो रासो या देखिए सिद्ध इन्होंने दिया, नाथ को दिया है, प्लस रासो साहित्य को, तीनों ने कैटेगरी ऐसे मेंशन कर दी है। हालांकि इसमें छोटे छोटे साहित्य की और भी चीजें हैं तो उसको मैं हॉलिस्टिक कवर करवाऊंगी ताकि आपका पीसीएस का रहे तो कुछ चीजें पीसीएस में इससे अलग है। अभी यूपीएससी में तो आपके सिद्ध है, नाथ है, रासो, ये 3 है। और प्रमुख रूप से इनसे रिलेटेड जो भी कवि हो जाएंगे आपके, है ना, कवि में भी कौन कौन, चंद बरदाई, खुसरो, हेमचंद्र, विद्यापति, ये करके हैं आपके कवि के रूप में देखना है आपको। तो अभी के लिए आपको क्या पढ़ना है, ये सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, इन सभी को पढ़ना है। तो यहाँ से आपका ये लेके चलते हैं कि ये शुरुआत कैसे होता है, यानी जब आपको सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य, हमने जैन साहित्य को डाल दिया है लेकिन जैन साहित्य आप में है नहीं, पर अगर आप जैन साहित्य को पढ़ेंगे नहीं तो काफी चीजें आपकी वहां भी छूट जाएंगी। तो ऐसे में हमको ये सारी चीजें लेके चलनी है। अब आगे की जो सीरीज चल रही है, सीरीज की कंटिन्यूएशन में यही चीजें चलेंगी। तो आपको आज से शुरुआत करना है आदिकाल से। आदिकाल से पहले इतिहास भाव जिसकी पृष्ठभूमि रही है, इन सारी चीजों को समझना है। और इनको समझने के बाद आपको फिर है आगे जो है चीजें आपको अच्छे से समझ में आती रहेंगी। हाँ, तो देखिए सिद्ध साहित्य, यानी सबसे पहले जब हम आदिकाल की बात करते हैं तो आदिकाल 1000 से 1400। आदिकाल पे देखिए हम लोगों ने बराबर मुद्दों पे बात किया था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको आदिकाल नाम दिया, है ना। इसी को उठा के क्या नाम है, रामचंद्र शुक्ल जो कहते हैं, तो आदिकाल को वो आदिकाल नहीं कह के, आपने कल पढ़ा तो उन्होंने कह दिया था कि नहीं भाई ये तो वीर गाथा काल है। और ऐसे अलग अलग लोगों के द्वारा आपने देखा कि किसी ने सिद्ध सामंत काल कर दिया, है ना, जिनको जो समझ में आया वो कॉल कर दिया, इस तरीके से कि जिनको जो समझ आया, जिन्होंने जिस प्रकार इनको लिया ऐसे बोला गया। तो अंततः ये चीज डिसीजन में हुआ कि निर्णयात्मक रूप से बात ये सामने आई कि ऐसा तो नहीं हम किसी एक वर्ग को ले चल सकते बाकी लोगों को छोड़ दे, ऐसा तो अन्याय होगा। फिर ये हुआ कि आपको जितने भी साहित्यकार हैं उनको एक जगह पे लेके आना है और किसी को बुरा भी नहीं लगे, उसके लिए सबसे प्रासंगिक नाम होगा, तो प्रासंगिक सबसे बढ़िया नाम होगा आदिकाल, यानी किसी चीज का प्रारंभ,
इसको आदिकाल या प्रारंभिक मान लीजिए, हालांकि एक लोग प्रारंभिक भी काल के, तो अगर हम आदि बोल देते हैं तो आदि में सब कुछ आ जाता है, तो बात तो जम गई। और जब बात जम गई तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा जो नामकरण दिया गया है 1000 से 1400 ईस्वी, उसको मान लिया गया आदिकाल। अब आदिकाल में ही, जब ये आदिकाल का समय होता है, तो आप आदिकाल में ही देखते हैं कि कवियों के द्वारा, है ना, जो अलग अलग कवि होते हैं, तो कवियों के द्वारा कुछ विशेष साहित्य रचे जाते हैं। तो जब हम आदिकाल पढ़ेंगे तो हमें आदिकाल यानी 1000 से 1400 ईस्वी के मध्य आपको देखना है कि किस प्रकार किन किन रूपों में आपके यहाँ साहित्य आता है, क्योंकि आदिकाल के बाद आपको पढ़ना है भक्ति काल। तो जब आदिकाल के तहत आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया कि आपको 2 ही 3 मुद्दे पढ़ने हैं। एक तो आप सिद्ध साहित्य जान लो क्या है, नाथ साहित्य क्या है जान लो, या रासो साहित्य क्या है जान लो, और जो प्रमुख रूप से 4 कवि है उनका जान लो। इनका तो आप डिटेलिंग समझ लेंगे। बाकी क्योंकि आपका यूपीएससी में वैकल्पिक सब्जेक्ट, अगर आप वैकल्पिक विषय देखो तो आपका कहीं ना कहीं ये कोर है, 500 मार्क्स का कोर सब्जेक्ट है। तो आप ऐसा नहीं कि कुछ चीजें आप छोड़ दो जो आपके यूपीएससी के सीधे सीधे सिलेबस में मेंशन नहीं है। तो बिटवीन द लाइंस हमें जैसे रासो साहित्य हो गए, ये बीच बीच में और भी इंपॉर्टेंट कवि वगैरह आए हैं, उन लोगों को भी एक्सप्लेन करने, तो हम संक्षिप्त में उन सभी की जानकारी देते रहेंगे, है ना। और मैंने कह दिया कि ये यूपीएससी के लिए भी, पीसीएस बोथ के लिए आपके वैकल्पिक विषय को बहुत कवर करता है अच्छे से, यहाँ तक कि नेट जेआरएफ के लिए भी ये चीजों को बहुत हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ आपकी जो कमांड होगी सब्जेक्ट पे वो अच्छे खासे बिल्ड कर देगा। यहाँ देखिए, हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, आदिकाल के बारे में। तो आदिकाल के बारे में जानकारी देते वक्त कहा गया कि आदिकाल जो है, तो आदिकाल क्या है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया कि आदिकाल जो है ये 1000 से 1400 ईस्वी। अब ये क्या है, ये परिस्थितियों का परिणाम। जब हम कोई भी चीज, यानी हम आदिकाल पढ़ रहे हो या भक्ति काल पढ़ेंगे या रीति काल पढ़ेंगे, हम कहेंगे कि सबसे पहले जब बात दी गई कि आदिकाल, तो हमने पहले बोला कि आदिकाल नाम क्यों किया गया, तो हमने बताया नामकरण इसलिए किया गया क्योंकि हमको सारे साहित्यकारों को लेके चलना था और बात उस समझ नहीं आ रही थी क्योंकि वो प्रारंभिक फेज था, तो आदिकाल नाम रख दिया गया। अब कैसे पता चला कि ये आदिकाल है ना, 1000 से 14 क्यों आदिकाल है, आप इसको भक्ति काल क्यों नहीं कह पाते। तो हम कहते हैं कि भाई भक्ति काल का जो एक टाइम लाइन आता है, जब आपका देखते हैं कि भक्ति आंदोलन, है ना, यहाँ पे देख लीजिए, भक्ति आंदोलन एक मोमेंट ऐसा आता है कि हाँ उसका चरित्र बिल्कुल परिवर्तित होता है। तो भक्ति आंदोलन जो चरित्रात्मक परिवर्तन की वजह से वो भक्ति आंदोलन हो जाता है। एक मोमेंट आता है दक्षिण भारत से आपको सरोकारिता से जोड़ के वो पूरे उत्तर भारत तक फैलाव करता है। वहां पे लोगों का आप देखते हैं कि जितने भी लोग हैं परेशान, परेशान क्या, अपने ही वातावरण से विमुखता की स्थिति होती है और खोजते हैं, एक आश्रय लेते हैं। तो भक्ति आंदोलन का एक अलग दिशा है। हमने बोला कि टाइमलाइन वहां से चेंज इसलिए कर देते क्योंकि जो हमारा एक समय चल रहा था, एक काल चल रहा था, काल में कुछ परिवर्तन आ गया। अब आदिकाल, अब जिस भी काल को आप पढ़ेंगे तो काल में सबसे पहले हर एक काल की आपको परिस्थितियों को समझना होता है कि अगर आपने पढ़ा आदिकाल, तो आदिकाल जो पढ़ रहे हैं आप, तो आदिकाल क्या है, आदिकाल भी एक परिस्थितियों का परिणाम है। आदिकाल ऐसे तो आया नहीं, तो आदिकाल की पृष्ठभूमि में आप जाके देखेंगे तो परिस्थितियों का परिणाम है। परिस्थितियों के परिणाम में किन चीजों को समाहित करेंगे, भाई जैसी परिस्थिति होगी, पृष्ठभूमि, वैसे ही तो साहित्य लेखन भी होगा। यानी अगर यहाँ पे हम उठा के देखें, है ना, सामाजिक स्थिति किस प्रकार है आपके यहाँ, है ना, आर्थिक स्थिति क्या है आपके यहाँ, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये सारी स्थितियां आपके, ये जितनी भी स्थितियां होती हैं, सामाजिक हो गई, आर्थिक हो गई, राजनीतिक हो गई, या साहित्यिक हो गई, अभिरुचि की बात, वो स्थितियां कैसी है। और क्योंकि साहित्य क्या करता है, समाज, समाज के लिए लिखता है, तो समाज तो इन्हीं सब, ये अलग अलग चीजें ना, आर्थिक नीतियां तय करती, समाज आपका कैसा है, समाज में राजनीति कैसी है, किनका बोलबाला है, समाज इन्हीं सब में से चीजों को निकालते हैं और उन्हीं संदेशों को आप तक प्रेषित करने का काम करता है। यानी जब हम किसी काल की बात करते हैं तो काल की बात के केंद्र में सबसे पहले रखते हैं वो आदिकाल किन पृष्ठभूमियों से मिलकर तय हुआ, उस पृष्ठभूमि में किन किन चीजों को रखा गया, और अगर रखा गया तो रखा जाने के पीछे उसका कारण क्या है। कारण में हमको ये देखना है, हमको ये समझना है कि ऐसा उसका नाम क्यों रखा गया। तो जब आदिकाल हम पढ़ते हैं तो आदिकाल में हमको देखना है कि उस समय की व्यवस्था की मांग क्या रही है, लोगों ने चाहा क्या। तो आपको समझना है पहले कि हिंदी साहित्य जिस भावभूमि में बढ़ रहा था आगे,
वो उसकी स्थिति, अगर आप सामाजिक स्थिति की तलाश करते हो तो समाज की स्थिति उस समय क्या थी, समाज में लोग कैसे बिहेव करते थे। तो देखिए, आदिकाल जो है वो विविध और परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का काल है। यानी आदिकाल का जब आप स्थिति पढ़ते हैं तो आपको समाज जब देखना है, तो जब हम कहते हैं कि आदिकाल की, आप आदिकाल की सामाजिक स्थिति देखो। देखिए, जब हम कहेंगे कि आदिकाल की सामाजिक स्थिति बताओ, क्यों, कैसे इसको सामाजिक रूप में अगर हम कह दें कि छिन्न भिन्न था या बहुत एकीकृत शासन था, या जो शासन का सत्ता का संचालन कर रहा था कोई केंद्रीय, जो केंद्रीय व्यक्ति हो ऐसा कर रहा था, तो हमें किसी काल को समझने के पहले समझना है उस समय का समय कैसा था। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए, जब आप आदिकाल पढ़ रहे, इसकी सामाजिक स्थिति देखिए, समाज में क्या था। आदिकाल में विविध और परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का काल हम इसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि हर्षवर्धन के बाद किसी ने केंद्रीय सत्ता स्थापित नहीं की थी। अब देखिए, आप इसकी जो पृष्ठभूमि में ये देखना है आपको, तो एक ऐसा समय जब ये पता चल रहा है कि कोई भी एक हिसाब से केंद्रीय सत्ता नहीं है केंद्र में, यानी कोई भी केंद्रीय सत्ता नहीं है। अब अगर केंद्रीय सत्ता नहीं, तो आप सोच सकते हैं कि उस समय आपका जो शासन प्रशासन चलेगा, जब कहीं भी केंद्रीय सत्ता नहीं होती, है ना। तो केंद्रीय सत्ता का अभाव क्या होता है, समाज में कौन सी स्थिति लाके खड़ा कर देता है। स्थिति कुछ ऐसी होती है कि स्थिति एक भयावह टाइप में होती है कि जब उन लोगों के पास, आप देखिए, युद्ध या बाहरी हमले हो रहे हैं, स्थितियां कुछ ऐसी बन रही है कि बाहर से हमले हो रहे हैं, है ना, जनता एक साथ, मतलब एक केंद्रित स्थिति में नहीं है। और इस तरीके से भूमि और नारी का हरण राजाओं पर लिखे गए काव्यों के सामान्य विषय हैं। तो यानी आदिकाल एक तो परस्पर विरोधी काल का समय है, पहला चीज, परस्पर विरोधों का काल है। आपको ये देखना है कि परस्पर विरोधों का काल है, पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज, हर्षवर्धन के बाद कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है, केंद्रीय सत्ता नहीं तो विरोध हो रहा है, और विरोध हो रहा है तो, और साथ ही साथ जब विरोध भी होगा, केंद्रीय सत्ता नहीं होगी, तो बाहरी देश कोई ना कोई युद्ध या आक्रमण के फिराक में होगा ही होगा, कि कहीं ना कहीं आक्रमण करके सामने वाले क्या करे, राज्य छीन ले। जैसे आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि मुगल काल के डिक्लाइन में औरंगजेब अगर दक्षिण की नीति अपना रहा है, तो उत्तर में कोई साइड में आके आता है उधर से, है ना, आपका उत्तर साइड से आता है और यहाँ की बाजी दिल्ली का वो मार लेता है। तो यानी जो केंद्रीय सत्ता का अभाव है, परस्पर विरोधों का समय है, युद्ध या आक्रमण का माहौल है, ऐसी स्थिति में लोग क्या है, जनता क्या होगी, यानी जनता मानेगी ना ये चीज की हमारे तो शासन सत्ता में कोई एक केंद्रीय व्यक्ति तो है नहीं, हम बात माने तो माने किसकी, विश्वास करे तो किस पे करे। तो यानी इस समय भूमि और नारी का हरण राजाओं पर लिखे गए काव्यों के समान विषय था। अब आया आपकी पॉइंट की बात, यानी आपका आदिकाल किस पृष्ठभूमि पर लिखा गया, पृष्ठभूमि के केंद्र में किन विषयों को उठाया गया। विषयों में सबसे ज्यादा मुख्य मुद्दे ये थे कि उस समय सामंतवादी व्यवस्था में भूमि संपत्ति का स्रोत होती है, रक्त या वंश की शुद्धता और उच्चता में नारी की भूमिका निर्णायक होती है। अर्थव्यवस्था की बात हम छोड़ दे तो हम ये कह सकते हैं कि सामान्य जनता के दैनंदिन जीवन पर राज्य की अपेक्षा क्या चीज ज्यादा प्रबल था, धार्मिक मत, यानी धार्मिक मत का बोलबाला था उस समय, धार्मिक मत का क्या था, बोलबाला था। ये हम अभी स्थिति बता रहे हैं, सामाजिक स्थिति, क्योंकि जब तक आप सामाजिक स्थिति नहीं जानेंगे ना, तब तक चीजों को आप डिफाइन ही नहीं कर सकते कि आदिकाल का ऐतिहासिक भावभूमि बताइए क्या था, या आदिकाल का आप पूरी चरित्र चित्रण, आदिकाल का चरित्र चित्रण नहीं, आदिकाल की पृष्ठभूमि के, आदिकाल की पृष्ठभूमि के केंद्र में आपको इन चीजों को डिफाइन करना कि उस समय की तत्कालीन सामाजिक स्थितियों ने कैसे नारी की दिशा को या नारी को पतनमुख स्थिति में ले जाके कर दिया। तो आपको जब शुरू शुरू करना होगा किसी भी चीज को, सबसे पहले बताएंगे कि अगर मान लीजिए कोई भी एक राज्य हो गया, कोई भी राज्य, जैसे आप सागल नगरी को देख रहे थे, जो मैं सेकंड पेपर करा रही हूँ दिव्या उपन्यास का, अगर यहाँ पे एक केंद्रीय सत्ता होता है और ये सारी जगह पे, यहाँ सारी जगह पे कंट्रोल किए होता है, सब कुछ बहुत अच्छे से चलता है। पर अगर यहीं पे आप देखते कि केंद्रीय सत्ता नहीं, यहाँ पे खाली है, फिर यहाँ वाला हावी हो जाएगा, यहाँ क्षेत्रीय शासन स्थापित करने के लोग हावी हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे। यहाँ की सामाजिक स्थिति आप देखिए तो आपको सारी बातें, यहाँ की सामाजिक परिप्रेक्ष्य क्लियर हो जाएंगे। इस समय यहाँ पे जो केंद्र में होना चाहिए था, कोई नहीं था उस तरीके से, तब से नहीं था जब तक हर्षवर्धन के बाद की बात की जाए। केंद्रीय सत्ता का अभाव है, प्लस
केंद्रीय सत्ता के अभाव के साथ लोग आपस में लड़ते कटते हैं। ये पता ही नहीं कि बाहर से अगर कोई सामने वाला आक्रमण करे, अपने घर का ठिकाना नहीं तो बाहरी वाला आक्रमण करेगा तो हम कैसे बचाव करेंगे। ऐसे में जितने भी राजा है ना, सब भोग विलासता में अपने अपने में ही मदमस्त है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप सेकंड पेपर में दिव्या उपन्यास पढ़ रहे थे, आपको पता चला कि भाई सागल नगरी पे केंद्रस का आक्रमण होने वाला, तो लोगों को होश आया, अरे सागल नगरी को तो बचाना भी है। फिर ये नहीं पता चला कि सब अपने में ही राजकुमार इतने चूर है कि सागल नगरी को बचाएगा कौन। आखिर जाके पृथुसेन उधर जाके बचाने का काम करता है। कुछ ऐसी स्थिति उस समय भी थी। आदिकाल के दौरान जब ये साहित्य आपका लिखा जाने लगा, जब आदिकाल नाम रखा गया, तो जब आदिकाल की आपसे विशेषताएं पूछी जाएंगी, हालांकि आपको सिलेबस ने बोला है कि आपको सारी की प्रवृत्तियों को जानना है, तो प्रवृत्ति तो ऐसा नहीं कि आप रट लेंगे आएगा, तो रटने से ज्यादा समझना आपका काम आएगा। तो समझने में आपको यही समझना है कि हर्षवर्धन के बाद किसी ने केंद्रीय सत्ता स्थापित नहीं की थी। जो काल था वो परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का काल था। भूमि और नारी का हरण राजाओं पर लिखी गई काव्यों के सामान्य विषय हैं। यानी नारी का हरण हो रहा है, राजा के गुणगान की बात हो, ये सामान्य विषय होते थे। जिस समय उस समय की बात की जाए, उस समय ऐसे ही साहित्य लिखे जाते थे। और इस तरीके से इस काल में किन किन भाषाओं में रचनाएं हो रही थी, तो इस काल में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश में भी रचनाएं हो रही थी, और साथ ही साथ अपभ्रंश के किंचुल को छोड़ती हुई हिंदी भी अपना रूप ग्रहण कर ली थी। यानी जो आपका अपभ्रंश है, जो जिधर से पुरानी हिंदी फिर नवीन हिंदी आपका जो आता चला जाता है, अपभ्रंश क्या कर रहा था, अपनी केचुल छोड़ रही थी ताकि आपका क्या करे, आगे जो हिंदी का वो चीज है, तो हिंदी जो है आपका, हिंदी भी आगे वो एक क्रम के रूप में अगर देखा जाए तो बढ़ना शुरुआत कर देता है। तो मतलब इस समय जो लेखन का अलग अलग विषय से था, उसमें आपको देखना है कि संस्कृत भी है, संस्कृत के साथ प्राकृत भी है, प्राकृत के साथ अपभ्रंश भी अपना केचुल छोड़ रही है। कुछ अलग अलग विषय है। इस काल में आवागमन के साधन आज जैसे विकसित नहीं थे जैसे आज है। इसका परिणाम ये दिखलाई देता है कि इस विशाल क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर रची हुई कृतियों में भाषागत विभिन्नता और क्षेत्रीयता का रंग अधिक है। यानी इसलिए आदिकाल का हिंदी साहित्य जो बना हुआ है, वो अनेक बोलियों का साहित्य प्रतीत होता है। वस्तुतः यह काल अनेक दृष्टियों से संधि काल है। यानी किसी ने नाम दिया था संधि काल बिना, तो इसमें आपको किसी केंद्रीय रूप में कोई चीज लेके नहीं चलते, मिक्सअप होता सारे का। तो हम एक कह सकते हैं कि ट्रांजिशन फेज का काल है। यानी हम इसको कह सकते हैं कि ये कौन सा काल है, ये संधि काल है। और इसी तरीके से धार्मिक दृष्टि से अगर ये चीज देखा जाए, तो धार्मिक दृष्टि से इस काल में अनेक ज्ञात अज्ञात साधनाएं प्रचलित थी, जैसे सिद्ध है, जैन है, नाथ है, आदि मतों का इस काल में व्यापक प्रचार किया गया, जिसको आपके सिलेबस में मेंशन किया गया कि आपको सिद्ध को पढ़ना है, सिद्ध के साथ आपको नाथ को पढ़ना है ना, नाथ के साथ आपको जैन को पढ़ना है। तो सिद्ध, नाथ, जैन मतों का इस काल में व्यापक प्रचार हुआ इसके लिए। और इसमें आप देखते हैं कि इस समय यानी इनका साहित्य भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। यानी सिद्ध का, जैन का, नाथ का, इन सभी का आप देखते हैं कि प्रचुर मात्रा में जो है जितनी भी साहित्यिक कृतियां होती हैं वो सारी भी उपलब्ध होती हैं। धार्मिक साधना के रूप में वैष्णव मत का प्रचार सामान्य जनता में कम नहीं रहा, किंतु इस काल में वैष्णव मतावलंबी साहित्य अपेक्षाकृत कम मिलता है। इस्लाम का प्रवेश हो चुका था, किंतु उसका प्रभाव साहित्य पर आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो में ही दिखाई पड़ता है। अब अमीर खुसरो की आपके सिलेबस में चंद बरदाई है, खुसरो, इन सभी को मेंशन किया गया है। तो ओवरऑल आपको कहा जा रहा है कि इस काल में आपको इन सारे लोगों को देखने को मिलता है। और आगे किंतु उसका प्रभाव साहित्य पर आदिकाल के अंतिम चरण तक आप देखिए। संदेश रासक के जो रचयिता है अहमद अब्दुल रहमान, अपने नाम से इस्लाम धर्मावलंबी ज्ञात होते, किंतु उसकी रचना पर इस्लाम का प्रभाव नहीं के बराबर है। तो ओवरऑल आपने ये देखा कि यहाँ का अगर पृष्ठभूमि आपने देखा, एक पृष्ठभूमि नहीं, आपने सारे पृष्ठभूमियों को यहाँ पे एक साथ देख लिया। एक साथ देखने का ये मतलब है कि आपने जो इनकी पृष्ठभूमि के केंद्र में देखा, पृष्ठभूमि के केंद्र में आपने देख लिया कि किस प्रकार एक केंद्रीय सत्ता के अभाव में राजनीतिक स्थिति किस प्रकार थी, सामाजिक स्थिति आपने देखी ली कि किस प्रकार नारियों को किन दृष्टि से देखा जाता था। ये जो साहित्यिक रचनाएं, साहित्यिक रचनाएं जो है, उनमें राजाओं का वर्णन आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा। इसलिए आप देखेंगे कि रासो साहित्य वगैरह भी आ जाते हैं, है ना, आपको ज्यादातर इन लोगों का। इसीलिए तो वीर गाथा काल किसने कह दिया, वीर गाथा काल क्यों कहा होगा, क्या नाम है उनका, शुक्ल जी ने।
शुक्ल जी ने वीर गाथा काल इसीलिए कहा होगा ना, क्योंकि ये साहित्यिक प्रवृत्ति है। मतलब जो भी, जैसे आपने देखना है कि अगर वीर गाथा काल नाम रखा गया, यानी वीर गाथा काल इस समय की साहित्यिक प्रवृत्ति है, इसलिए इसका नाम शुक्ल जी ने इस तरीके से वीर गाथा काल रखा। तो ओवरऑल हम यहाँ तक ये देखते हैं कि हमें इनके सारी स्थितियों का वर्णन पता चल गया कि ये कैसे कैसे चली है। आगे हम एक एक करके अभी सिद्ध साहित्य का हमें योगदान लेके चलना है, और सिद्ध जो साहित्य है उनके बारे में आगे ये चीजें लेके चलनी है, नहीं पढ़ते रहना है इसको कि सिद्ध साहित्य किसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ नोट्स में मैंने संक्षिप्त वाइज में नोट्स वगैरह, संक्षिप्त में नोट्स संक्षिप्त में नोट्स वगैरह ये बना दिया गया है। आदिकाल किसे कहते हैं, तो आदिकाल को अगर हमें समझना होगा तो आदिकाल जो 1000 से 1400 करके है, ये आदिकाल जो है आपका 1000 से 1400 ईस्वी करके है। यहाँ पे हिंदी साहित्य का आदिकाल हो गया। हिंदी साहित्य के आदिकाल के बाद अगर देखा जाए तो ये आदिकाल जो है आपका, तो आदिकाल में आपको विशेषताएं क्या क्या देखने को मिलती हैं। तो आदिकाल में जो विशेषताएं आपको देखने को मिलती हैं कि यहाँ पे ये बताया गया कि सिद्ध साहित्य क्या होता है। सिद्ध साहित्य आदिकालीन साहित्य का एक महत्वपूर्ण अंश है जिसका संबंध बौद्ध धर्म की सिद्ध परंपरा से है। सिद्ध आंदोलन ब्रजयान से संबंधित है जिसके समर्थक कौन से हैं, तंत्र मंत्र की साधना से सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। और इनमें भी आपको देखना है कि जो तंत्र मंत्र से ये सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये सिद्धि इन लोगों को, मतलब कि इनका देखिएगा ये और नाथ परंपरा, जो इन लोगों में एक मतभेद हो जाता है और मतभेद के कारण ये लोग अलग हो जाते हैं। यानी जब आप आदिकाल पढ़ रहे हो तो आदिकाल के बारे में जब हम ये चीजें पढ़ते हैं कि आदिकाल में जो सिद्ध साहित्य है, और बाद में आप देखते हैं कि सिद्ध साहित्य प्लस नाथ साहित्य दोनों अलग हो जाते हैं। तो आदिकाल में जो पहले नंबर पे आपका सिद्ध साहित्य आता है, यहाँ पे हमने ये तो सारा वो सब बता दिया था कि परिस्थितियों का वर्णन और किन चीजों को केंद्र में। आपको यहाँ से देखना है कि आदिकाल जो है किन किन भागों में डिवाइड करके देखा गया है। यानी 5 भागों में आपको देखने को मिल रहा है आदिकाल को, साहित्य को 5 भागों में। एक सिद्ध साहित्य है, प्लस दूसरा नाथ साहित्य है, तीसरा जैन साहित्य है, चौथा रासो साहित्य करके है ना। और इसी तरीके से आपको और भी साहित्य इसमें सिद्ध, नाथ, जैन, रासो और यहाँ तक कि और भी साहित्य आते हैं, लेकिन उतना नाम मतलब मेंशन नहीं किया जाता। अपने को तो अभी यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग सिद्ध और नाथ और रासों को लेके चलना, हालांकि जैन को भी हम छोड़ नहीं सकते। तो ये जो सिद्ध साहित्य आया आदिकाल के दौरान, ये सिद्ध साहित्य है क्या। तो सिद्ध साहित्य के बारे में सबसे पहले ये कि 84 सिद्धों द्वारा रचित साहित्य जो है, जो कि राहुल संकृत्यायन के अनुसार पहले जो सिद्ध कवि है सरापा को माना जाता है, ये किन शाखा से निकली। यानी जो आपका सिद्ध साहित्य है ये आदिकालीन साहित्य का एक क्या है, महत्वपूर्ण अंश है। जो आपका आदिकाल है, यहाँ पे देखिए आपका जो आदिकालीन है, आदिकालीन का एक महत्वपूर्ण ये समय आपका जो साहित्य आता है, सिद्ध साहित्य एक महत्वपूर्ण साहित्य के रूप में आता है। और इसका संबंध किससे होता है, इनका जो संबंध होता है वो बौद्ध धर्म से होता है। संबंध किसके है, बौद्ध धर्म से है। और बौद्ध धर्म की किन परंपरा से है, सिद्ध परंपरा से है। सिद्ध परंपरा आपको नाम से ही लगेगा कि कुछ सिद्ध हस्त है ना, किसी चीज में कला में माहिर व्यक्ति, कुछ सिद्ध हस्त लोग हैं उनके बारे में। तो जिस साहित्य आंदोलन में आपको देखिए जिसका संबंध बौद्ध धर्म की सिद्ध परंपरा से है, तो सिद्ध आंदोलन जो होता है वो कहाँ से आता है, वो ब्रजयान से संबंधित होता है। ब्रजयान से अगर आपको देखना है तो सिद्ध साहित्य जो है आपका वो ब्रजयान से संबंधित होता है, और जिसके समर्थक तंत्र मंत्र की साधना से सिद्धि प्राप्त करना चाहते थे। यानी इन लोगों का मोटिव क्या था, जो सिद्ध साहित्य वाले थे, जो कि तंत्र मंत्र की साधना से सिद्धि प्राप्त करना चाहते थे। तो इस सिद्धि में ये क्या था, यानी जो पहले बौद्ध धर्म के बारे में आप सुनते हैं तो बौद्ध धर्म कालांतर में वही बौद्ध धर्म नहीं रह गया, और बौद्ध धर्म बाद में विभाजित हो गया था। उसके विभाजित स्वरूप में ही एक स्रोत निकल के एक मतलब विभाजित जब हुआ, तो विभाजित में से एक जो शाखा, एक चेंज हुआ जो पैटर्न, वो बौद्ध धर्म की सिद्ध परंपरा से है। और सिद्ध परंपरा चीजों को आगे बढ़ाना चाहता है, और जो शाखा जिससे ये संबंधित उस शाखाओं को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रजयान। ब्रजयान वालों को ये लगता है कि हम क्या करेंगे कि जिस तरीके से हमें कोई चीज शक्ति या चीजों को हासिल करना है तो हम क्या कर देंगे, हमारे यहाँ पे मतलब कोई भी चीजों को प्राप्त करना है तो हम अपनी एक स्थिति ऐसा लेके आएंगे, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित होने के साथ हम अपनी स्थिति ऐसा लेके आएंगे कि तंत्र मंत्र करेंगे और वहां से साधना हम प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए इनका संबंध इनसे है, ये साधना से अपने चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहते हैं। और उनमें भी आपने देखा कि 84 सिद्धों को माना जाता है।
84 सिद्धों में भी राहुल सांकृत्यायन कहते हैं कि हम उनमें पहले सिद्ध कवि सरापा को मानते हैं और ये लोग संबंधित ब्रजयान शाखा से हैं। ये नारी संसर्ग को क्या कहते हैं? यानी नारी संसर्ग एक ये नाथ है। ये नारी संसर्ग को यानी नारी को भोग्या वस्तु मात्र समझकर अपने साथ उनको कहते हैं कि निर्वाण में ये बाधक नहीं बल्कि साधक की भूमिका में होती हैं। कुछ इस प्रकार इनका होता है। लेकिन आप देखिए जो सरापा ने दोहा कोश लिखा है, ये जितने भी यानी सरापा, सबरपा, लुईपा, कंडपा, डोम्बिपा ये सभी होते हैं। कुल मिला के अभी तक 14 सिद्धों की रचनाएं जो की गई अभी तक उपलब्ध है, जिनमें दोहा कोश प्लस चर्या पद जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। सिद्धों ने जो सिद्ध थे उन्होंने जब अपनी मान्यताओं के लोगों को प्रचार करना हुआ तो ये हुआ कि प्रचार ये लोग करेंगे कैसे? यानी सिद्ध अगर प्रचार करना चाहेंगे तो सिद्ध प्रचार करेंगे कैसे? तो इन लोगों ने उस प्रचार के लिए किन चीजों को अपनाया? जन भाषा को अपनाया कि जन भाषा रहेगी तो लोगों को क्या होगा कि लोगों की चीजें जो है वो जल्दी आसानी से समझ में आएगा। देखिए जैसे हमने बताया कि यहाँ पे देखिए आप सिद्ध साहित्य कालांतर में तंत्र मंत्र की साधना में बदल गया और यहीं से दो पार्ट निकला, एक हीनयान का निकला, एक महायान का निकला। हीनयान हो गया, ये महायान हो गया। जब हीनयान महायान दोनों का चरम स्थिति देखते हैं तो चरम सीमा जो आती है वो व्रजयान या वज्रयान या सहजयान या मंत्रयान ये 3 करके उसका रूप होता है। और उसी में से हम कहते हैं कि जो वज्रयान है इसी वज्रयान से संबंधित होते हैं सिद्ध। और सिद्ध अपने को सिद्ध हस्त कैसे पाएंगे? तंत्र मंत्र की साधना से पाएंगे। और तंत्र मंत्र की साधना से अपनी इंद्रियों पर ये क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। कितने लोग? 84 सिद्धों का नाम बताया जाता है। उसी में से सिद्ध सरापा को है ना, सिद्ध सरापा को मतलब पहला मानते हैं। और कौन मानते हैं? सिद्ध सरापा को राहुल सांकृत्यायन मानते हैं। अभी तक ये कहा जाता है कि जो 14 सिद्धों की रचनाएं हैं वो मिल चुकी हैं। उसमें भी जो दो रचनाएं हैं वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। उन रचनाओं का नाम 2 है। रचनाओं में आपको एक रचना है चर्या पद करके है, एक चर्या पद है, एक चर्या पद करके है, एक है दोहा कोश, एक है दोहा कोश। सिद्धों ने अपनी मान्यताओं को प्रचार के लिए कौन सी भाषाओं को अपनाया? तो स्वाभाविक सी बात है ज्यादातर लोग सुने इसलिए हमें कोई भी भाषा नहीं बल्कि जन भाषा अपनानी चाहिए। ताकि जन भाषा करेंगे तो दूसरे तक ज्यादा चीजों को ये दोनों लोगों तक अपनी मान्यताओं का हम बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार कर पाएंगे। और सिद्धों ने अपनी धार्मिक सांप्रदायिक मान्यताओं को अपने साहित्य के माध्यम से चीजों को व्यक्त करने का प्रयास किया। बौद्ध परंपरा से संबंधित थे। तो जब संबंधित थे तो इनमें कौन कौन सी विशेषता यानी जब आपको सिद्धों की विशेषता पूछी जाए तो ये लोग किन चीजों पे ध्यान देंगे? ये कहते हैं भैया मैं सहज जीवन पर बल देता हूँ। यानी मैं तंत्र मंत्र की साधना से जीवन जीते हुए जैसे होता है कि नारी संसार को छोड़ भी नहीं सकते और एकदम मस्ती के मूड में हम क्या कहेंगे कि अपना जो हमको सिद्धहस्त होना है किसी चीज में वो पा जाएंगे। यानी सहज जीवन पर बल भी देना। किन क्षेत्रों में इनका जो क्षेत्र है उसकी स्थिति कहाँ तक है, मतलब ये कहाँ तक विस्तारित है ना। यहाँ पे देखिए आप बिहार है, असम है, उड़ीसा है, नालंदा और तक्षशिला तक ये किन चीजों पे ध्यान देते हैं? क्योंकि ये अपनी धार्मिक मान्यताओं को उनको फैलाना था और ये बौद्ध परंपरा से संबंधित थे। ऐसे में वे वैदिक मान्यताओं तथा वर्ण व्यवस्था आदि का तीव्र खंडन करते हैं और साथ ही नैरात्म भावना, काया योग, सहज शून्य, समाधि इन सब पर वो बल देते हैं। साथ ही साथ संध्या भाषा शैली का प्रयोग करते हैं। संध्या भाषा किसको कहते हैं? वस्तुतः जो भाषा अंदर से निकलती है, अंतः सदनात्मक भक्ति। जैसे हमने बताया था कि कबीर में आपको रहस्यवाद दिखता है तो रहस्यवाद की वजह से ही इनको कहीं ना कहीं शुक्ल जी हैं तो शुक्ल जी को वो बात पसंद नहीं आती कि अगर आपके अंदर क्षमता है तो हर एक चीज में रहस्यवादिता का ओढ़ क्यों लगाते हो। या जब महादेवी जी को आप सुनते हैं, महादेवी जी की, महादेवी वर्मा की आप जितनी भी कविताएं वगैरह है ना, तो आपको लगता होगा कि सीधे सीधे महादेवी जी भी नहीं कहती। उनका खुद का जो जीवन, उनपे जो घटनाएं घटित या व्यतीत हुई उनकी, उन जीवन को वो एक रहस्यात्मकता के आवरण में ढालकर लोगों तक प्रेषित करते। क्योंकि जन सामान्य को हम कुछ बातें होती है, साहित्य एक काम साहित्य के अंदर ये भी है, कला ही है साहित्य की, कि जो बातें जनमानस डायरेक्टली नहीं कह सकता साहित्य के माध्यम से परोक्ष रूप से वो चीजें हम आप तक प्रेषित कर सकते हैं। तो इन तरीकों से आप जब देखेंगे आदिकाल में जो लिखा गया है तो ये जो सिद्ध हस्त लोग हैं तंत्र मंत्र की साधना वाले, ये जो संध्या भाषा अपनाते हैं वो किनसे संबंधित होता है? अनुभूतियों से। अनुभूति मतलब कि वो अंतः साधनात्मक से अंदर से जुड़ा होता है। और जब ये लेखन करते तो क्योंकि इनको जन जन तक लोगों तक पहुंचाना है
तो अपभ्रंश व देश काल की भाषा को चुनते हैं, जन भाषा को सुनते हैं और इस तरीके से ये कहते हैं कि जो बौद्ध परंपरा से संबंधित है, तो ये कहते हैं कि मैं तीव्र खंडन करता हूँ। किनका तीव्र खंडन करता हूँ? जो वैदिक मान्यताएं हैं, यानी वैदिक मान्यता प्लस वर्ण व्यवस्था, इनका मैं तीव्र खंडन करता हूँ। सहज सुनने की साधना पर बल देता हूँ। और उनको वो ये भी कहते हैं कि जितने लोग अपने को पंडित समझते हैं, जो कहते हैं कि हमने वेद पढ़ लिया है ना, वेद आगम पुराण सब कुछ पढ़ लिया, मैं ज्ञानी हूँ, वो इन पे ये कटाक्ष करते हैं, ये कहते हैं कि पंडित सकल सत्य बखाड़ा देही बुद्धि बसन जजाड़ा, या आगम बेव पुड़े ही पंडित महा वहंती पक सिरिंफल आले जिन बहरे बमनती। यानी जैसे भौरा जो होता है, वो भौरा पके हुए बेल के बाहर ही घूमता है, रस स्वादन नहीं कर पाता, उसी प्रकार जो पंडित लोग जो कि लोगों के समक्ष ये कहते फिरते हैं कि मुझे तो मैंने वेद को पढ़ लिया, ज्ञान को समझ लिया, मैंने सब समझ लिया, ये मानते कि जैसे एक भौरा होता नहीं कि एक फ्लावर है, मान लीजिए ये भौरा है और भौरा क्या किया, वो भौरा रसपान करने के लिए ऐसे मडराता ही रह गया, उसके आसपास तक नहीं पहुंच पाया। कुछ ये वही दशा बताते हैं कि इन लोगों को जो प्रबुद्ध जन है, ब्राह्मण जन है, जो अपने को कहते हैं कि हमें वेद का सबका ज्ञान है, दरअसल ये तो यही मडराते रहते, इनको कुछ नहीं पता है। जो जीवन में जिया नहीं जिन चीजों को, अनुभव नहीं किया, वो कैसे बता सकता है कि सांसारिक जीवन वगैरह जो चीजें हैं वो बेकार है। तो इनका मतलब वो रियलिटी में, वास्तविकता में उन चीजों को जानते नहीं। ये तो उसी प्रकार भौरे के समान है, जो बाहर बाहर रसपान के लिए मडराता, लेकिन वास्तविक रस का रसास्वादन नहीं कर पाता है ना। और सिद्धों ने ये भी कहा कि मैं आडंबर का विरोध करता हूँ। जो लोग आडंबर युक्त, इन्हीं लोगों के लिए कटाक्ष किया गया कि जो आडंबर युक्त बातें करते हैं, मैं उनका विरोध करता हूँ। दरअसल यही इनकी विशेषता भी है। आप सिद्ध में, सिद्ध साहित्य में कोई विशेषता पाए या ना पाए, इनकी ये जो आडंबर युक्त इन लोगों पे तंज कसना हो गया, या जो कबीर जी के साथ जाकर जनभाषा में चीजों को थोड़ा बहुत पहचाना हो गया, है ना, ये सारी चीजें इनके में अच्छाई के रूप में आती है। तो ये कहते हैं मैं सिद्धों ने आडंबरों का विरोध किया और शून्य पर आधारित साधना प्रक्रिया का समर्थन किया। इनका मानना है कि कोई व्यक्ति सिद्ध तो तभी बन सकता है जब वह अपने मन को हर प्रकार के आकर्षण से, मोह से परे ले जाए, जहां कोई भी इच्छा या राग द्वेष साधक के शांत मन को उद्वेलित ना कर पाए। सरापा कहते हैं कि जय मण पावड़ न संचरी रवि शशि डाह पवेश, ताही बड़म चित्त विषाम करो सरही करो उवेश। यानी जहां मन और पवन की गति भी नहीं, जहां चंद्रमा सूर्य का प्रवेश भी नहीं, वहीं अपने मन को ले जाओ ताकि चित्त को विश्राम मिले, और यही सरापा का उपदेश है। और इन लोगों ने कहा भैया ये सब करना है और इसी के साथ जीवन को भी चलाते रहना है, तो अपने को पीछे कहीं इस प्रकार नहीं रहना है। मतलब इनकी एक पद्धति होती है कि इन सारे को समझाते समझाते ये लोगों को ये भी समझाते थे कि जीवन में 5 मार्ग को, इनकी एक पद्धति है पंचमकार। पंचमकार पद्धति क्या है? ये सिद्धों की है। सिद्ध जो पंचमकार पद्धति में क्या कहते हैं कि मत्स्य, मदिरा, मांस, है ना, 5 चीजें हैं। यानी इनका मत्स्य है, मदिरा करके है, मत्स्य हो गया, मदिरा हो गया, और इसी तरीके से ये कहते हैं कि मांस, है ना, मांस, मुद्रा और मैथुन, ये 5 चीजों की पंचमकार पद्धति को ये मानते हैं कि इसको जीवन में स्वीकार करना चाहिए, इससे दूर मत रहो। यानी इनकी मान्यता थी कि सुखों का चरम स्तर पर भोग कर ही मन को ऐसी अवस्था में लाया जाता है जहां व्यक्ति हर एक आकर्षण से मुक्त हो जाता। जब वो आकर्षण से, यानी इन सबको खा लिया और जीवन एक बार जी लिया, तब तो उसके मन में कोई आकर्षण की ऐसी भावना रही नहीं, और जब भावना रही नहीं, वो पूरी तरीके से मुक्त हो गया, तब तो क्योंकि उसने सब कुछ जी लिया, भोग लिया, तो कोई तो ऐसी चीज है नहीं कि उसको लालच फिर से दे सकती है। और ऐसी स्थिति में ये कहते हैं कि आप गुरु के अत्यधिक पास में पहुंच जाते हैं, आपको रियलिटी में, वास्तविक में जो ज्ञान होना चाहिए, वो ज्ञान तक आप पहुंच जाते हैं। इस तरीके से आपने देखा सिद्ध साहित्य में सिद्धों के विचार क्या थे, सिद्ध धाराएं कैसे थी, सिद्ध में पहले कवि कौन थे, और इनकी खुद की मान्यताएं क्या थी, किन चीजों को त्याज मानते थे, किसको स्वीकृति देते थे। साथ ही इनकी लेखन की पद्धति हमने देख ली कि सिद्धों का शिल्प पक्ष अगर देखें तो साहित्यिक दृष्टि से सूक्ष्मताओं से, यानी शिल्प दृष्टि से वो बहुत ज्यादा अच्छा आपको नहीं दिखा। शिल्प दृष्टि मीन्स रीतकालीन कवियों की तरह, है ना, हर एक चीज में आपको छंद देखने को मिले, अलंकार देखने को मिले, ये सब इनमें नहीं है। क्योंकि ये एक थोड़ा है ना कि सांप्रदायिक प्रचार, धार्मिक प्रचार, अपना एक मत का प्रचार, कुछ ऐसे। तो शिल्प की दृष्टि से आपको वो इतना समृद्ध नहीं मिलेगा जितना ये वैचारिक दृष्टि से बातों को करते हैं। इसलिए आप शिल्प की दृष्टि से अगर देखें तो मूलतः उस प्रकार के लोग कभी नहीं है।
और इनकी भाषा अर्धमागधी अपभ्रंश थी। आगे चलकर वही पूर्वी हिंदी उपभाषा का विकास भी हुआ। और चर्यापद दोहा को उसके बारे में हमने बताया, संधा भाषा। इस तरीके से आप देखें कि कुल मिलाकर अगर जब हम सिद्ध काव्य धारा की, सिद्ध साहित्य के बारे में इन लोगों की बात करते हैं, तो क्योंकि ये वर्ण व्यवस्था व धार्मिक आडंबरों का विरोध करके एक समतामूलक व प्रगतिशील समाज को स्थापित करने की बात करते हैं, और कहीं न कहीं लोगों की मानसिकता में यहाँ बदलाव की बात करते हैं, तो ये चीजें हैं। हालांकि कुछ चीजों से आप इनके, है ना, सहमत नहीं होंगे। जैसे कि क्या मतलब, किसी जब जीवन में सब कुछ जी लिया तो फिर आपने संघर्ष क्या किया। तो आपको इन कुछ चीजों को ध्यान रखना। आज के लिए मैं सिद्ध साहित्य यहीं तक आपका करा रही हूँ। और जो केंद्रीय पॉइंट है, जैसे महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, उन बिंदुओं पे आप ध्यान देखिएगा। ध्यान कुछ इन रूपों में, जैसे हमने इनकी सामाजिक स्थिति बताई, तो आपको एक केंद्रीय सत्ता ध्यान रखना है ना। एक बार मैं लिंकअप करके बता दूं। देखिए, ये केंद्रीय सत्ता है। केंद्रीय सत्ता का अभाव, देखिए सामाजिक परिदृश्य से बातें शुरू कर रही हूँ। केंद्रीय सत्ता का अभाव होगा, लोग आपस में परस्पर वैमनस्य का हाल होगा, नहीं कि परस्पर द्वेष होगा, ईर्ष्या होगी, वैमनस्य की स्थिति होगी, है ना। लोग एकाग्रचित होंगे नहीं, विखराव होगा समाज में। जब समाज में विखराव होगा तो लोग राजाओं के प्रति उस तरीके से क्या करेंगे, राजाओं के प्रति उतना विश्वास नहीं दिखाएंगे। और जन सामान्य में जब विश्वास का अभाव होगा, यानी केंद्रीय जो सत्ता है उसका जनमानस से कोई सरोकारिता नहीं होगी। जब सरोकारिता नहीं होगी तो सरोकारिता के अभाव में लेखन कैसे होगा। ये मदमस्त लोग जो होंगे राजा, है ना, वो कहीं पे जा रहे हैं और कहीं पे जीत के आ रहे हैं, तो जो अपने दरबारी कवि वगैरह होंगे, उन दरबारी कवियों से करेंगे, भैया मेरी प्रशंसा करो। जब मेरी प्रशंसा करेंगे तो वीर गाथात्मक काव्य लिखे जाएंगे। और जब वीर गाथात्मक काव्य लिखे जाएंगे तो इसी की प्रवृत्तियों को आधार मान के शुक्ल जी कह देते कि हमको वीर गाथा काल मान लेना चाहिए। लेकिन सभी लोगों ने वीर गाथा या वीर गाथात्मक काव्य के लिए ही बात नहीं की गई थी, इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका नाम आदिकाल रख दिया। और आपको पता चला कि इनमें आदिकाल में आपको, कि नारी को ये लोग क्या मानते हैं, नारी को, है ना, नारी को क्या मतलब कि दरबार में, है ना, भोग्या वस्तु, ऐसा करके पूरे इसमें आपको एक चरित्र रूप में ये दिखाई देगा। लैंग्वेज में आप देखो कि हिंदी कहीं ना कहीं केंचुल छोड़ रही है अपभ्रंश का, और हिंदी अपना वापस एक स्वरूप आज का जो वर्तमान हिंदी धारण करी है। इसी में हमने बताया कि आदिकालीन साहित्य का सिद्ध साहित्य जो एक महत्वपूर्ण साहित्य वो हो जाता है ना, शाखा के रूप में। तो सिद्ध साहित्य के बारे में आपने इसकी विशेषता को देखा। विशेषता में आपने कई चीजें देखी, चाहे वो नैरात्म भावना हो गया, काया योग हो गया, इन सारी चीजों को। साथ ही साथ इनको देखा कि इनकी पंचमकार पद्धति, हो सकता है पंचमकार पद्धति से आप कभी भी संतुष्ट ना हो इनके। हालांकि ये लोग वही बौद्धकालीन जो था ब्रजयान शाखा, वहां से निकले थे। और साथ ही संधा भाषा शैली इसलिए भी बोली जाती है कि इनकी जो भाषा होती है उसमें काफी अंतः साधनात्मक भक्ति के तौर पे जो भी प्रेषण करना होता है उन चीजों को करते हैं। आपने देखा कि इसमें करीबन 84 कवियों को गिना जाता, काउंट किया जाता है ना। और उसमें भी आपने देखा राहुल सांकृत्यायन ने 84 लोगों को माना। उसमें सरहपा, सवरपा, लुइपा, कंडपा, डोम्बिपा ये सब थे। और ये मानते थे कि हम तंत्र मंत्र की साधना से सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, बशर्ते एक काम करना, पंचम कार पद्धति के अनुसार हमको जीवन में जो 5 चीजों का भोग करना वो कर लो। फिर करने के बाद ये होता है कि हमारी तो अब कोई ऐसी लिप्सा ही, मतलब ऐसी कोई हमारी प्यास ही नहीं रही, ऐसी कोई तृप्ति का कोई कारण ही नहीं रहा। जब ऐसे हम खाली हो जाएंगे तो हम तंत्र मंत्र की साधना अपनाएंगे, और जब अपनाएंगे तो क्या होगा, हमको क्या होगा, हम सिद्धहस्त हो जाएंगे। और बस एक अच्छाई हमने इनकी ये बताई थी खासियत की, ये जो व्यभिचार, ये आडंबरपूर्ण समाज था, है ना, या जो ब्राह्मण वर्ग था जो अपने को सर्वोच्च मानता था, उनपे एक अटैच करते, तो वहां पे आपको देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं यहाँ पे ये लोग प्रगतिशील अप्रोच के साथ देखते हैं। तो आज के लिए मैं ये नाच साहित्य भी करवाने वाली थी, लेकिन मुझे लग रहा है क्या वीडियो आप काफी बड़ा हो जाएगा, तो फिर उतना ज्यादा मतलब हेल्पफुल भी नहीं रहेगा। तो आज के लिए मैं एक काम करती हूँ कि यहीं पे आपका ये वीडियो जो है यहीं पे रोकती हूँ, ठीक है। और आगे ये आगे जो है हमारा ये क्या नाम है, इसके आगे यानी सिद्ध के बाद अगर जो चीजें चलेंगी तो वो चीजें हमारी चलेंगी सिद्ध के बाद। आज के लिए धन्यवाद। आगे के लिए हम करेंगे कि नाथ साहित्य को आप अच्छे से समझे, सिद्ध नाथ रासों को पहले क्रम से बहुत अच्छे से विस्तार से समझिए, जो कंफ्यूजन हो रहा है उसको पूछिए। इसके बाद एक एक करके कभी है तो मैं एक तरफ से इसको लेके चलती रहूंगी। तो फिर आज के लिए मैं यही कहूंगी कि आपका एक तरफ से ये सारा चीज चल रहा है, तो आपको अच्छे से टाइम दे के इनको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियरिटी करते चलना है। और मैं आपको कई बुकों से, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बुक है, ये हिंदी संवेदना का साहित्य का इतिहास, आपने रामस्वरूप
चतुर्वेदी जी का पढ़ा था या किसी का पढ़ा था आई थिंक, उनका किताब का कुछ पॉइंट है। ये हिंदी साहित्य का सरल इतिहास जो विश्वनाथ त्रिपाठी जी का उनका बुक है। तो मैं सारे बुकों से एक बार मिला के आपको जो जितने भी चीजें हैं कि एक बार आप पढ़ोगे टोटल में आपको समझ में आ जाए, तो वो चीजें मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। फिर जो इसका क्वेश्चन का डिमांड होगा, जब हम क्वेश्चन इसका दिखाएंगे, फिर जो चीजें छूटी रहेंगी वहां पे हम ये सोचेंगे कि वहां पे ये कंप्लीट हो जाए। तो ओवरऑल हमारा डिस्कशन का ऐसे ही पैटर्न होगा जो कि कंटिन्यू आपका मेंटेन रहेगा, आपका साथ अगर रहेगा तो ये कंटिन्यू चलता ही रहेगा। एक तरफ से आपका हिंदी साहित्य का चलेगा क्योंकि प्रायोरिटी में सबसे पहले हमारी हिंदी लिटरेचर वाले ही हैं। अगर उनका अच्छे से होता है फिर आगे चीजों को हम हिंदी को लेके और कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।